नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों बात करें नाटो सैन्य अभ्यास हो जाता है कोल्ड रिस्पांस 2022। याद रखिएगा ये नाटो का सैन्य अभ्यास हो जाता है नाटो के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों 2022 कोल्ड रिस्पांस का आयोजन। तो दोस्तों ये नॉर्वे में किया जाएगा। कहाँ पे? नॉर्वे में। याद रखिएगा कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन नॉर्वे में किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो कि नाटो का पूरा नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने 14 मार्च 2022 से दोस्तों नॉर्वे में एक बड़े पैमाने पे इस सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन किया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा 14 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक यह सैन्य अभ्यास किया जाएगा जो कि नॉर्वे में किया जा रहा है। याद रखिएगा। इसमें और बात करें तो दोस्तों अभ्यास ये सैन्य अभ्यास नाटो सहयोगियों और उनके भागीदारियों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में ही आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये हर दूसरे वर्ष दोस्तों नॉर्वे में ही आयोजित किया जाता है कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास। दोस्तों इसमें 27 देशों के लगभग 30,000 से अधिक सैनिक हिस्सा लेंगे। और दोस्तों ये 2022 के संस्करण में याद रखिएगा 27 देशों के लगभग 30,000 से अधिक सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे और इसमें दोस्तों लगभग 220 विमान और 50 से अधिक जहाज भी हिस्सा लेंगे। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं ये। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तथा आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। अगर दोस्तों बात करें भूमि अभिलेखों तक आसानी से पहुंच को विकसित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप ये किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये दिशांक ऐप को विकसित किया गया जो कि भूमि अभिलेखों तक आसानी से पहुँचना सुनिश्चित करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स SSLR के द्वारा इकाई दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम पूछता है किसके द्वारा तो दोस्तों एक कर्नाटक राजस्व विभाग के द्वारा। किस राज्य में अगर पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के द्वारा ये विकसित किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो दोस्तों सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दिशांक ऐप को दोस्तों कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित भी किया गया है। ये भी याद रखिएगा। दोस्तों पूछता है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है तो दोस्तों कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा ये दोस्तों विकसित किया गया है। और लॉन्च किसके द्वारा तो दोस्तों सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स SSLR के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस राज्य में तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ये भी याद रखिएगा सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो कर्नाटक की बात करें इसके गठन की दोस्तों कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में मैसूर नाम से हुआ था। याद रखिएगा कर्नाटक का गठन कब हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1956 में, तब इसका नाम मैसूर था। मैसूर के नाम से इसका गठन हुआ था दोस्तों याद रखिएगा। फिर 1973 में दोस्तों इसका नाम इस राज्य का नाम मैसूर से कर्नाटक पड़ा। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि दोस्तों मैसूर से कर्नाटक राज्य कब बना। राज्य तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हो गया था लेकिन इसका तब नाम मैसूर था और कब इसका नाम कर्नाटक पड़ा तो 1973 में। याद रखिएगा। अगर कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री बसवराज एम बोम्मई। याद रखिएगा बसवराज एस बोम्मई ये प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत दोस्तों कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हो जाते हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कर्नाटक राज्य में 31 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 विधानसभा की और विधान परिषद की 275 सीटें हो जाती हैं और लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की 12 सीटें। दोस्तों कर्नाटक स्टेट को पूरा कवर करेंगे इसमें। तो वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों बात करें कर्नाटक राज्य के राजकीय चिन्हों की तो राज्य पशु का हो जाता है कर्नाटक का हाथी। याद रखिएगा हाथी राज्य पशु हो जाता है कर्नाटक राज्य का। और राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर। याद रखिएगा इंडियन रोलर दोस्तों कर्नाटक राज्य का भी राजकीय पक्षी हो जाता है। अगर राजकीय फूल की बात करें तो कमल लोटस दोस्तों ये राजकीय फूल हो जाता है कर्नाटक राज्य का। और राजकीय वृक्ष दोस्तों चंदन का वृक्ष दोस्तों कर्नाटक का राजकीय वृक्ष हो जाता है।
और नेशनल पार्कों की बात करें तो दोस्तों अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये पांचों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के हो जाते हैं। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें लोक नृत्यों की, फोक डांसों की, तो कुनिथा, डोली कुनिथा, करगा भूत आराधना, यक्षगान, नागमंडल नृत्य और कृष्ण पारिजात नृत्य। दोस्तों याद रखिएगा कृष्ण पारिजात नृत्य ये कर्नाटक का हो जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृष्ण पारिजात नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ का हो जाता है, तो कर्नाटक का हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फोक डांस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जरूर जाते हैं फोक डांसों से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर बात करें महोत्सव या फेस्टिवल की, तो कंबाला महोत्सव ये दोस्तों किस राज्य का महोत्सव हो जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का। अगर मैसूर दशहरा की बात करें तो ये भी दोस्तों कहाँ का हो जाता है, तो कर्नाटक का। करगा और हम्पी उत्सव दोस्तों ये सभी महोत्सव कर्नाटक राज्य के हो जाते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में अब आपके जो भी एग्जाम है उनमें डैम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृष्णराज सागर बांध या कोई भी सागर बांध ये किस राज्य में है, तो दोस्तों याद रखिएगा कृष्णराज सागर बांध ये कहाँ पे हो जाता है, तो कर्नाटक राज्य में। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और पॉइंट्स बनता है कि ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा ये कावेरी नदी पे बना हुआ बांध है कृष्णराज सागर बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे। अब बात करें तुंगभद्रा बांध की, ये भी कर्नाटक में हो जाता है, जो कि कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और अलमाटी बांध दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, अलमाटी बांध किस राज्य का हो जाता है, दोस्तों कर्नाटक राज्य का। किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे हो जाता है। और सुपा बांध काली नदी पे हो जाता है, जो कि ये भी कर्नाटक राज्य में हो जाता है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टेट से। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ। अगर बात करें 35वां सूरज कुंड मेला ये दोस्तों कहाँ पे शुरू हुआ है, दोस्तों ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा ये दोस्तों हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है फरीदाबाद, जहाँ पे 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की शुरुआत की गई है। अगर इससे इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे, तो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सूरज कुंड में, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हो जाता है दोस्तों। और इसका कौन सा 2022 में संस्करण है, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है एग्जाम में आपके। तो ये 35वां संस्करण है, जो कि कहाँ पे, तो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया है, दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल कौन हो जाते हैं, बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में मनोहर लाल खट्टर जी। याद रखिएगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों इन दोनों लोगों ने 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है। दोस्तों अगर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब दोस्तों बात करें इसके थीम स्टेट कौन था 2022 में, तो दोस्तों याद रखिएगा इस 35वें संस्करण के मेले के 35वें संस्करण का थीम स्टेट दोस्तों जम्मू और कश्मीर था। और पार्टनर देश कौन सा था, उज्बेकिस्तान। दोस्तों इससे पहले शायद जर्मनी था पार्टनर देश, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सा 34वें संस्करण का दोस्तों संस्करण का पार्टनर देश कौन था इस मेले के, तो दोस्तों जर्मनी था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये पूछा जा चुका है इस पॉइंट से क्वेश्चन, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 35वें संस्करण का कौन सा पार्टनर देश था, तो उज्बेकिस्तान। और दोस्तों थीम स्टेट कौन था, तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा इन दोनों पॉइंटों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और भी 2022 के इंपॉर्टेंट फेस्टिवलों को देख लेते हैं। अगर बात करें 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों ये कहाँ पे मनाया गया है, किस राज्य का नृत्य महोत्सव हो जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का हो जाता है। अब बात करें मारू महोत्सव जैसलमेर या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, दोस्तों मारू महोत्सव है जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव ये दोस्तों राजस्थान का महोत्सव हो जाता है। अगर बात करें मेदारम यात्रा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य का हो जाता है। कंचोट महोत्सव की बात करें तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में हाल ही में मनाया गया है महोत्सव है। और तोरज्ञा महोत्सव की बात करें तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। अगर स्पुतिक बूस्टर महोत्सव की बात करें तो दोस्तों ये लद्दाख का हो जाता है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोस्तों पुडुचेरी का हो जाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा इन फेस्टिवलों से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इन सभी फेस्टिवलों को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम में दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज 1915 का कनक्लेव ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये 1915 का एक कनक्लेव ब्रिज हो जाता है जो कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंस ब्रिज हो जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों इसके उद्घाटन की बात करें तो ये तुर्की में उद्घाटन इसका किया गया कनक्लेव ब्रिज का। याद रखिएगा ये कहाँ पे? तो तुर्की में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तुर्की की बात करें दोस्तों तो राजधानी इसकी अंकारा हो जाती है, मुद्रा लीरा, और राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं तुर्की के प्रेजेंट टाइम में? दोस्तों रेसिपी ताइप एर्डोगन। याद रखिएगा रेसिपी ताइप एर्डोगन प्रेजेंट टाइम में तुर्की के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? दोस्तों बात करें सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में, याद रखिएगा महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है तो दोस्तों बांग्लादेश। याद रखिएगा बांग्लादेश में दोस्तों सूचीबद्ध जो कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामला में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश शीर्ष पे है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें, ये डाटा किसके द्वारा दोस्तों अगर जारी किया गया है तो दोस्तों ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज DSE द्वारा ये किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं के अध्ययन में सबसे शीर्ष पे है। बांग्लादेश दोस्तों दक्षिण एशिया में महिलाओं की सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में शीर्ष पर है। याद रखिएगा पूछा आपसे डाटा किसके द्वारा ये बताया गया है तो दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये अध्ययन में कहा गया है। दोस्तों बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल दोस्तों क्या हो जाती है? ढाका। याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो अब्दुल हामिद। और मुद्रा क्या हो जाती है बांग्लादेश की? तो बांग्लादेशी टका। याद रखिएगा कैपिटल ढाका है और मुद्रा टका हो जाती है। अब बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं बांग्लादेश की? तो शेख हसीना। और भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा तो विक्रम कुमार डोरावी स्वामी ये बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? अगर दोस्तों बात करें महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में ये अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए अनावरण किया गया है? किसका? तो दोस्तों महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का दोस्तों किस देश में किया गया है? तो मेडागास्कर में। दोस्तों याद रखिएगा मेडागास्कर में ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। और किस लिए? तो दोस्तों ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। याद रखिएगा। और दोस्तों इसके किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो मेडागास्कर में भारतीय राजदूत हो जाते हैं अभय कुमार जी। याद रखिएगा ये भारतीय राजदूत हो जाते हैं मेडागास्कर में अभय कुमार जी। और एंटानारिवो ये मेडागास्कर की कैपिटल हो जाती है दोस्तों। एंटानारिवो की मेयर नैना एंड्रिटिएटोना है ना दोस्तों। नैना एंड्रियाटिटोना ये एंटानारिवो की मेयर हैं। और भारतीय राजदूत अभय कुमार, इन दोनों लोगों ने ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं और डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो आप सभी के अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर बात करें मेडागास्कर की कैपिटल की तो ये भी याद रखिएगा एंटानारिवो ये मेडागास्कर की कैपिटल हो जाती है। अगर मुद्रा की बात करें तो मालागासी एरिरी दोस्तों ये मेडागास्कर की मुद्रा हो जाती है। मेडागास्कर के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो एंड्री रोजिलिना दोस्तों ये मेडागास्कर के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? अब बात करें पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर की दोस्तों किसे बनाया गया है? तो दोस्तों कुलतार सिंह। याद रखिएगा कुलतार सिंह को दोस्तों पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ है। याद रखिएगा अगर बात करें पंजाब की विधानसभा सीटों की दोस्तों टोटल कितनी सीटें हो जाती है पंजाब में विधानसभा की? तो दोस्तों याद रखिएगा 117 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों टोटल कितनी पंजाब में विधानसभा की सीटें हो जाती हैं? तो 117, जिसमें से दोस्तों आप आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर पंजाब में अपनी सरकार बनाई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 92। टोटल 92 सीटों को जीतकर दोस्तों पंजाब में आपने अपनी सरकार बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों पंजाब के याद रखिएगा भगवंत मान।
ये प्रेजेंट टाइम में पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और इससे पहले कौन थे? तो चरणजीत सिंह चन्नी। याद रखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी दोस्तों इससे पहले पंजाब के कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन मुख्यमंत्री हो जाते हैं? तो भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हो जाते हैं। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें विधानसभा सीटों की तो 117 है। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की दोस्तों टोटल कितनी सीटें हो जाती हैं पंजाब में? 13। याद रखिएगा। और राज्यसभा की दोस्तों टोटल कितनी सीटें हो जाती हैं? तो 7 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा इन पॉइंटों को, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ पंजाब में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ सकता है एग्जाम में कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हाल ही में? तो दोस्तों भगवंत मान। उससे पहले कौन थे? तो चरणजीत सिंह चन्नी। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 सीटें हो जाती हैं। और इसमें से आपने कितनी जीती हैं? तो आम आदमी पार्टी ने तो 92 सीटें जीत कर पंजाब में अपनी सरकार बनाई है। अगर बात करें लोकसभा सीटों की तो 13 सीटें हो जाती हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हो जाती हैं। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा पंजाब के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? अब बात करें IFR एशिया अवार्ड 2021 के लिए किस बैंक को चुना गया है? दोस्तों एक्सिस बैंक को। याद रखिएगा ऑप्शन B एक्सिस बैंक को दोस्तों IFR एशिया अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। और दोस्तों एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट कब हुई तो 1993 में एक्सिस बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1993 अहमदाबाद में दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? तो मुंबई में। याद रखिएगा ये भी, इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है एक्सिस बैंक का? तो मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो अमिताभ चौधरी। याद रखिएगा अमिताभ चौधरी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में एक्सिस बैंक के चेयरमैन हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया? अगर बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों नारायण प्रधान। याद रखिएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान को दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? अगर बात करें मिस वर्ल्ड के खिताब की किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों कैरोलिना बिलावास्का दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों कैरोलिना बिलावास्का किस देश की हो जाती है? ये भी याद रखिएगा, ये पोलैंड की हो जाती है। कहाँ की? पोलैंड की। कैरोलिना बिलावास्का दोस्तों ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। याद रखिएगा किस देश की? तो पोलैंड की हो जाती है। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। और दोस्तों बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब भी हासिल किया। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है प्रथम उपविजेता का खिताब किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये भारतीय अमेरिकी श्री सैनी हो जाती है संयुक्त राज्य की। अगर दोस्तों बात करें इसके बाद किसका स्थान रहा है कैरोलिना बिलावास्का के बाद दूसरे नंबर पे? दोस्तों कोटे डी आइवर से ओलिविया एज का। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर पूछता है सेकंड नंबर पे कौन रहा है? दोस्तों कोटे डी आइवर की ये हो जाती हैं ओलिविया एज। और दोस्तों बात करें वो भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया मिस वर्ल्ड 2021 में? तो दोस्तों याद रखिएगा मनासा वाराणसी ने दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की पहली बार मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अगर बात करें FIDE शतरंज ओलंपियाड की 2022 की मेज़बानी, जो कि दोस्तों ये पहली बार कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। पूछा गया है कि पहली बार कौन सा देश मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का पहली बार दोस्तों ये मेज़बानी करने वाला है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि कौन सा संस्करण है 2022 का, तो दोस्तों याद रखिएगा 44वां संस्करण हो जाता है ओलंपियाड का, जो कि 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक कहाँ पे? तो दोस्तों ये याद रखिएगा चेन्नई में आयोजित होने वाला है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें ओलंपियाड की तो इसकी 1927 में ये इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद 2022 में पहली बार दोस्तों भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अगर आपसे एग्जाम पूछता है ओलंपियाड का 2022 का कौन सा संस्करण था? दोस्तों 44वां। और कौन सा देश पहली बार मेज़बानी किया? तो दोस्तों भारत। और ये भारत में कहाँ पे? दोस्तों चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों TCS के
एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। अब बात करें टीसीएस के एमडी और सीईओ की फिर से नियुक्त किए गए हैं तो राजेश गोपीनाथन। याद रखिएगा राजेश गोपीनाथन को दोस्तों टीसीएस का फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का फुल फॉर्म हो जाता है कि बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में 5 सालों के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की इस्टेब्लिशमेंट की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1968 में हुई। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1968 को दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई। और मुख्यालय की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो मुंबई में। और दोस्तों इसके एमडी और सीईओ कौन हो जाते हैं तो राजेश गोपीनाथन जी हो जाते हैं। थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।